कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमने एसएसटी की नई सीरीज की शुरुआत की हुई है और इसमें एक वीडियो आपको मिल गया होगा। आज इसी कड़ी में हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से इसको आगे बढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले आपको आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको एक क्विक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आपको पता है हम चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। क्या नाम है? पॉलिटिकल पार्टीज। ये आपके सामने है। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। आखिर पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है ये आपको मैंने बताया था। तो मैंने बताया था अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो मैंने बताया था आपको कि पॉलिटिकल पार्टी एक लोगों का ग्रुप होता है जो एक साथ आते हैं और एक साथ आकर चुनाव लड़ने का काम करते हैं। उसी ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जाना जाता है। ये आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और आपको मैंने बताने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट क्या होते हैं। ये मैंने आपको समझाया था। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या है कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट जब बात करते हैं हम तो कंपोनेंट क्या थे, ये देखिए आप। तो मैंने आपको बताया थे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के तीन कंपोनेंट होते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं और वो तीन कंपोनेंट क्या है? सबसे पहले मैंने बताया था द लीडर्स, दूसरा मैंने बताया था आपको क्या बताया था बताइए, द एक्टिव मेंबर्स, और तीसरा मैंने बताया था द फॉलोअर्स। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के तीन चीजें होती हैं। एक लीडर्स यानी कि आप इसको हिंदी में बोलेंगे नेता, दूसरा एक्टिव मेंबर्स यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको सक्रिय सक्रिय सदस्य, ठीक है, सक्रिय सदस्य, और तीसरा मैंने बताया था द फॉलोअर्स यानी कि समर्थक समर्थक। ये मैंने आपको बताया था और मैंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जांपल भी दिए थे। जैसे आपके देश में एक बीजेपी पार्टी है, उसके बाद आपके देश में कांग्रेस एक पार्टी है, ठीक है, आपके देश में एक आम आदमी पार्टी है, इसके अलावा डीएमके पार्टी है, फिर आपका आरजेडी पार्टी है। यानी कि आपके देश में बथेरी पार्टियां हैं, पार्टियों की कोई कमी नहीं है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको फिर समझाने की कोशिश की थी और बताने की कोशिश की थी किसके बारे में। मैंने बताया था आपको फंक्शंस, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या होते हैं, ये मैंने समझाया था और आपको बताने की कोशिश की थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करती है और ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी और मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। आपने आशा करता हूँ कि वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद आपको चीजें और अच्छे से समझ में आती हैं। उसके बाद ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां वोट और ये सारी चीजें मांगने का काम करती हैं। अब हम ये भी मैंने पढ़ा दिया था नीड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये भी आपने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने कहा था पार्टी सिस्टम। तो किसी भी पूरे वर्ल्ड में कितने टाइप का पार्टी सिस्टम पाया जाता है? तो सबसे पहले पाया जाता है वन पार्टी सिस्टम, यानी कि एक, हिंदी में बोलेंगे इसको एक दलीय प्रणाली। अब एक दलीय प्रणाली का मतलब क्या होता है बेटा? एक दलीय प्रणाली का मतलब होता है जहां पूरे देश में एक ही पार्टी हो और एक ही पार्टी पूरे देश को रेगुलेट करने का काम करती हो, उसी को बोलते हैं एक दलीय प्रणाली। जैसे इन चाइना देयर इज नो अनदर पार्टी, पीपल बेसिकली द सिटीजन ऑफ चाइना डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। उनके पास एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और वही पॉलिटिकल पार्टी घुमा फिरा के सत्ता में आती रहती है, बाकियों के पास कोई पार्टी नहीं है। तो वहां पर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। दूसरा मैंने बताया था टू पार्टी सिस्टम, जहां पर दो पार्टियां होती हैं, ठीक है, दो पार्टियां होती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था यूएसए में दो पार्टियां हैं, एक पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक पार्टी का नाम है रिपब्लिक पार्टी। ब्रिटेन में भी दो पार्टियां हैं, एक पार्टी का नाम है, बताइए क्या बताया था मैंने, कंजर्वेटिव पार्टी, और एक पार्टी का नाम है वो कौन सी है? लेबर पार्टी। इस तरह ब्रिटेन में भी दो पार्टियां आपको देखने को मिलेंगी और अमेरिका में भी दो पार्टियां देखने को मिलेंगी। फिर मैंने आपको बताया था मल्टी पार्टी सिस्टम, और मल्टी पार्टी सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया था कि ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर आपको मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आल्सो फॉलो मल्टी पार्टी सिस्टम, हमारे पास भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। और मल्टी पार्टी सिस्टम का फायदा क्या होता है बच्चों कि लोगों के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी चीजों को फॉलो कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। इसी वजह से लोगों के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर।
दूसरा, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लोगों के पास राइट्स होते हैं, बहुत सारे अधिकार होते हैं, और इन अधिकारों की वजह से कोई भी पर्सन आसानी से क्या कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। और यही रीजन है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये दिमाग में रखिएगा, मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा। ये हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अब आ जाइए जरा, अलायंस में भी मैंने बताया था, अलायंस क्या होता है, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो ऐसी सिचुएशन में दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेती हैं, और उसी ग्रुप को अलायंस बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये बीजेपी का अलायंस है जिसमें बीजेपी मेन पार्टी है। फिर आपका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये आपका कांग्रेस का अलायंस है, ये आपको देखने को मिलता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका था और बता चुका था। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे पूछा जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, देखिए इसको आप बोर्ड पे समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे बोर्ड ले लिया है, समझिए। इंडिया में दो टाइप की पॉलिटिकल पार्टी आपको देखने को मिलेंगी। अभी दो टाइप कौन कौन सी है, सबसे पहली है नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टीज, पार्टीज इनको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय दल। दूसरी तरफ देखने को मिलेंगी आपको, इसको बोलते हैं प्रांत स्टेट पार्टी। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टेट पार्टी, स्टेट पार्टी, यानी कि राज्य स्तरीय दल। ये दो टाइप की पार्टियां होती हैं। अब आपके देश में ये कौन डिसाइड करने का काम करता है, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी और कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी, ये डिसाइड करने का काम करता है आपका कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन डिसाइड करने का काम करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डिसाइड करने का काम करता है। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया में दो टाइप की पार्टी होती है, एक आपका कौन सी, नेशनल पार्टी, और दूसरा आपका स्टेट पार्टी। हिंदी में नेशनल पार्टी को राष्ट्रीय दल बोलते हैं और इनको स्टेट पार्टी को राज्य स्तरीय या प्रांतीय दल बोलते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा। इसका एग्जांपल है बीजेपी, इसका एग्जांपल है कांग्रेस, इसका एग्जांपल है आपका तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी, इसका एग्जांपल है आपका एनसीपी। अभी आगे आएगी ये सारी पार्टियां, हम बात करेंगे। इसका एग्जांपल है आपका क्या बोलते हैं, सीपीआई, इसका एग्जांपल है आपका सीपीआई एम। तो ये सारी पार्टियां हैं जो आपकी नेशनल पार्टियां हैं, यानी कि ये पूरे देश में परफॉर्म करने का काम करती है। इन पार्टियों को नेशनल पार्टी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आती है ये राज्य स्तरीय पार्टियां, यानी कि ऐसी पार्टियां जो एक स्टेट में सीमित हैं, किसी एक राज्य में सीमित है। जैसे आप दिल्ली में है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी एक दिल्ली में देखने को मिलेगी आपको, और एक आपको पंजाब में देखने को मिलेगी। तो ये क्या कहलाएगी, यह कहलाएगी आपको क्या कहलाएगी, स्टेट पार्टी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, जिसको हम एसपी के नाम से जानते हैं, ये आपको कहां देखने को मिलेगी, यूपी में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा बिहार में भी दो तीन पार्टियां हैं, ठीक है। एक का नाम है आरजेडी, ठीक, जिसके नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो हाल में ही इनके ऊपर आरोप लगा के इन्होंने चारा घोटाला किया था, जिसकी वजह से इन्हें सीबीआई ने जेल भेजा है। इसके अलावा जेडीयू है, ठीक है, जेडीयू है, ये भी पार्टी। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो पार्टियां जो पूरे देश में देखने को मिलती हैं, उन पार्टियों को क्या कहा जाता है बच्चों, उन पार्टियों को कहा जाता है नेशनल पार्टी। और जो पार्टियां स्टेट में होती हैं, उन पार्टियों को क्या कहा जाता है, स्टेट पार्टी। अब ये क्राइटेरिया डिफाइन कौन करता है, तो ये डिसाइड करने का काम किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है, जल्दी बता दीजिए। जैसे जैसे चीजें समझ में आती जाती हैं, वैसे वैसे आप चीजें बताते चलिए, आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी, तो लगेगा कि हाँ हमारी क्लास बहुत अच्छे से चल रही है। चलें आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि कौन सी पार्टी किस प्रकार की पार्टी होगी, ये डिसाइड कौन करता है। तो वो बात मैंने बताया, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। अब क्वेश्चन उठता है, जब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है तो क्या क्राइटेरिया डिसाइड करता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। देखिए अब आ जाइए जरा, अगर मैं बात करूं नेशनल पार्टी की, कौन सी पार्टी की, नेशनल पार्टी की, तो नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया क्या है ये समझिए। देखिए अगर कोई पार्टी, सबसे पहले आपको नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोकसभा का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अब आपके लोकसभा का इलेक्शन आपने लड़ा,
तो आपको दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। आपको अगर आपने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, तो अगर आपको टोटल जितने वोट पड़े उसका आपको 6% वोट मिल गया, टोटल वोट का 6% वोट मिल गया, जितनी सारी पार्टियों को मिलाकर वोट पड़ा उसका 6% आपको वोट मिल गया, तो आपकी पार्टी क्या बन जाएगी? आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। और ये रिकॉग्नाइज कौन करेगा? ये रिकॉग्नाइज करेगा, बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा, अगर आपका ये क्राइटेरिया मान लो फुलफिल नहीं होता है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप चाहो कि आपकी पार्टी को 4 स्टेट में मिला के, ठीक है, 4 स्टेट में मिला के कुल 4 सीट मिल जाए। क्या मिल जाए? सॉरी, क्या मिल जाए? कुल 4 सीट मिल जाए। ठीक है, देखते हैं ना, क्या मिल जाए? कुल 4 सीट मिल जाए। ठीक है, 4 सीट इन 4 स्टेट। 4 स्टेट में आपको अगर 4 सीट मिल जाती है, तो अगर ये वाली सिचुएशन भी आप फुलफिल करते हो, तो भी आप क्या कहलाएंगे? तो भी आपकी पार्टी क्या बन जाएगी? तो भी आपकी पार्टी एक कौन सी? तो भी आपकी पार्टी एक क्या बन जाएगी? नेशनल पार्टी बन जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए 2 क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं। पहला, उस पार्टी को क्या करना पड़ता है? बताओ बच्चों। पहला, उस पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए। और दूसरा, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो दूसरा, उसे कम से कम 4 सीट्स मिलनी चाहिए। 4 सीट्स का मतलब है उसके 4 एमपी जीत के आने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आने चाहिए। तब वो पार्टी आपकी कौन सी पार्टी बन जाएगी? तब वो पार्टी आपकी नेशनल पार्टी बन जाएगी। क्या? नेशनल पार्टी बन जाएगी। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हुई है? अगर आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई है, नेशनल पार्टी कौन सी होती है और स्टेट पार्टी कौन सी होती है, तो मैं आगे बढ़ूं? वेरी गुड, अच्छे से टिक करते हुए चलिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तो अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। स्टेट पार्टी क्या होती है, नेशनल पार्टी क्या होती है, मैंने समझा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, कल की क्लास में आपको इसका डाउट बता दिया जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, क्या है पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? नेशनल पार्टी, इफ अ पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल्स द क्राइटेरिया अंडर इलेक्शन सिंबल्स, अगर कोई पार्टी इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करती है, तो उसको नेशनल पार्टी बना दिया जाता है। और मैंने आपको बता दिया क्या क्या क्राइटेरिया है। ये आपके सामने जितनी भी पार्टियां दिख रही हैं, ये देखिए आप, एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे कि आपको ये देखिए, आप ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये साइन जो दिख रहा है ये कौन सी पार्टी का है? एक मिनट, हाँ, ये जो साइन दिख रहा है ये टीएमसी का है, तृणमूल कांग्रेस, जो जिसकी लीडर है ममता बनर्जी। ये आपका बीजेपी का है, ये आपका कांग्रेस का है, ये आपका एनसीपी का है जिसके लीडर शरद पवार जी हैं। ठीक है, ये आपका बताइए सीपीआई का है, ये सीपीआईएम का है। ये आपका हाथी आप जानते हैं मायावती जी का है, यानी कि ये कौन सी पार्टी का है? तो ये भी आप जानते हैं बीएसपी का है, बहुजन समाज पार्टी का है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं हम। अब आ जाइए स्टेट पार्टी और ये दोनों मैंने बता दिए हैं आपको। ठीक है, ये सारी मैंने समझा दी है, आप ये मैप में देख सकते हैं। ये लोकसभा 2019 का वो है आपके सामने, जिसमें देखो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी 2019 में? सबसे ज्यादा सीटें कौन सी पार्टी जीत कर आई थी? बीजेपी। देखो 303 सीट मिली थी। कितनी सीट मिली थी बताओ इनको? कुल 303 सीट मिली थी, ये देखिए। फिर आईएनसी 52 सीट मिली थी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। डीएमके को 23 मिली थी। ये सारी पार्टियां हैं, आप देख लीजिए। शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी है, स्टेट पार्टी है। जेडीयू स्टेट पार्टी है, बीजेडी स्टेट पार्टी है, बीएसपी आपका नेशनल पार्टी है, एआईटीसी ये भी आपका स्टेट पार्टी है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे आ जाना है। तो अब क्या है, एक मिनट रुकिएगा। अब देखिए जरा, समझने की कोशिश करिएगा और जानने की कोशिश करिएगा क्या है इलेक्शन कमीशन। एवरी पार्टी इन द इंडिया हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनके लिए कंपलसरी होता है कि वो अपने आप को रजिस्टर कराएं। कहां पर? इलेक्शन कमीशन में। अगर वो पार्टी अपने आप को रजिस्टर करा लेती है तो वो पार्टी क्या कहलाती है? वो पार्टी या तो स्टेट पार्टी होगी, या बताइए, या वो नेशनल पार्टी होगी। अब देखिए नेशनल पार्टी का मतलब क्या होता है? नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है जिसका पूरे देश में एक सिंबल रहता है, लेकिन स्टेट पार्टी का सिंबल बदल सकता है। ये फायदा होता है नेशनल पार्टी बनने का। और क्राइटेरिया मैंने बता दिया, कौन सी पार्टी स्टेट बनेगी और कौन सी पार्टी नेशनल बनेगी, याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे आ जाइए। ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आगे बात करते हैं। क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है? ठीक है, अब आ जाइए जरा अगले टॉपिक पर। क्या है अगला टॉपिक? इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। भारत में कौन कौन सी पार्टी मेजर पॉलिटिकल पार्टी है? ध्यान से सुनिएगा, एक एक यहां से आपको एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, तो समझने की कोशिश करते हैं इंडिया में कौन कौन सी मेजर पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ध्यान से सुनिए,
INC यानी कि इंडियन क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपके देश में आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अगर कोई पार्टी थी तो वो यही पार्टी थी। तो इसकी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इनके बारे में। देखिए, इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम है इनका? A.O. ह्यूम। तो ये A.O. ह्यूम नाम के व्यक्ति ने बनाई थी पार्टी 1885 में। ये अंग्रेज सिविल सर्वेंट थे, रिटायर हो गए थे, उसके बाद इन्होंने ये पार्टी बनाई थी, जिस पार्टी को हम किस नाम से जानते हैं? जिस पार्टी को हम बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जिन्होंने भारत की आजादी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इंडिया को आजाद दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब देखिए, इन द 5 जनरल इलेक्शन हेल्ड द कांग्रेस वर्चुअली कंट्रोल द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। लगातार इस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। 1952 के इलेक्शन में जीते, 1957 के इलेक्शन में जीते, 62 के इलेक्शन में जीते, 67 के इलेक्शन में जीते, 71 के इलेक्शन में जीते। लगातार 5 इलेक्शन में इन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सरकार चलाई। स्टेट में भी इनका कब्जा था, मतलब आप कह सकते हो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने काम किया। ये एक ऐसी पार्टी है जो सेंट्रिक व्यू रखती है, सेकुलरिज्म में मानती है, धर्मनिरपेक्षता में मानती है, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलती है, ऐसा इनका मानना है, ये इनकी आइडियोलॉजी है। और ये कहीं ना कहीं इनका रुख जो है वो सोशलिस्ट मॉडल की तरफ है, समाजवादी रुख की तरफ इनका रुख देखने को मिलता है। तो ये बातें आपको कांग्रेस के बारे में याद रखनी है। कौन कौन सी बातें? सबसे पहले किसने कब बनाई गई है? 1885 में बनाई गई। किसने बनाया इसको? तो इसको बनाया A.O. ह्यूम नाम के व्यक्ति ने। किसने? A.O. ह्यूम नाम के व्यक्ति ने इसको बनाया। ये अच्छे से आप याद रखिएगा इस पार्टी के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो साइन है ये क्या है? हाथ का पंजा। लेकिन पहले इसका जो साइन हुआ करता था वो थी 2 बैलों की जोड़ी, 2 बैलों की जोड़ी, 2 पेयर ऑफ ऑक्स इसका साइन हुआ करता था। तो ये भी आपको याद रखना है कांग्रेस पार्टी के बारे में। आगे चलें, चलिए आगे चल लेते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा वो है, समझिए क्या है, वो है भारतीय जनता पार्टी। अगली पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो आजकल आपने देखा होगा ये पार्टी पावर में है, इनकी सरकार चल रही है। अब क्वेश्चन उठता है इसकी सरकार कब बनी? देखिए जरा, अब हम जानने की कोशिश करेंगे ये पार्टी कब बनी। तो देखो हुआ क्या था, 1952 में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। क्या नाम था? भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ नाम की एक पार्टी थी और इस पार्टी को बनाया था एक व्यक्ति ने जिनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम के व्यक्ति ने ये पार्टी बनाई थी। स्वतंत्रता सेनानी थे, काफी इंपोर्टेंट रोल था इनका और इनके द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी। अब हुआ क्या, जब ये पार्टी बनाई गई थी तो इस पार्टी को कुछ खास सफलता नहीं मिली, तो इसी भारतीय जनसंघ को बदलकर 1980 में नाम दे दिया गया बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। इसको क्या नाम दे दिया गया? भारतीय जनता पार्टी। तो मैं क्या कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आप बताओगे सर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। अब क्वेश्चन उठता है इसकी स्थापना किसने की? तो 2 नेताओं का नाम मेनली इसमें लिया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इसकी स्थापना की थी कब? 1980 में। क्लियर हुई मेरी बात? बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, अभी सत्ता में इसके आने के चांसेस पूरे हैं क्योंकि अभी इन्हीं की सरकार है। अब देखिए जरा इसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करिएगा, ये कैसे काम करते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, इनका ये साइन है कमल, ये व्यक्ति देख रहे हैं, आप देख लीजिए इनको। अब जरा आइए इनके बारे में। सिंस द फॉर्मेशन द बीजेपी हैज बीन राइवल ऑफ द नेशनल कांग्रेस, यानी कि ये किसकी राइवल है? ये कांग्रेस की बहुत बड़ी राइवल है ये पार्टी। आप जानते हैं ये पार्टी कांग्रेस की बहुत बड़ी राइवल है, जैसे अब समझने की कोशिश करना। और द बीजेपी रिलायंस क्राई ऑन, यानी कि इनके कुछ एजेंडे हैं जिसके ऊपर ही काम करती है। तो वो एजेंडे क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एजेंडे सुनिए। पहला, द बीजेपी प्रमोट आइडिया ऑफ हिंदुत्व। बीजेपी क्या करती है? आइडिया ऑफ हिंदुत्व को प्रमोट करती है, यानी कि हिंदूज को प्रमोट करने का काम करती है बीजेपी। उनके राइट्स के लिए, उनके लिए काम करने का काम करती है बीजेपी। दूसरा, इट वांट फुल इंटीग्रेशन, इट वांट फुल टेरिटोरियल इंटीग्रेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर को फुल इंडिया में मिलाना चाहते हैं। उनको आर्टिकल 370 के तहत कोई विशेष अधिकार नहीं देना चाहते, जैसा कि इन्होंने किया, और आर्टिकल 370 को इन्होंने हटा दिया 2019 में, जो कि इनका एक एजेंडा था। इसके अलावा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब देश के सभी लोगों के लिए एक जैसे कानून लाना चाहते हैं, जिससे कि देश में एक जैसे कानून, एक समान कानून सभी के लिए हो। तो ये काम करने का काम कौन करता है? तो ये बीजेपी करती है। तो ये आपको याद रखना है, किसके बारे में? बीजेपी के बारे में। क्लियर हुई मेरी बात?
क्या क्या आपको याद रखना है, कब बनाई गई, 1980 में, किसके द्वारा बनाई गई, तो आपको मैंने बताया अटल बिहारी वाजपेयी और एल के अडवाणी। और किस पार्टी को रिप्लेस किया इसने, तो आप बताओगे, तो इसने रिप्लेस किया भारतीय जनसंघ को। गॉट इट माय पॉइंट। चले आगे, चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाइए आगे, अब आ जाइए बीएसपी। बीएसपी के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप बीएसपी के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन समझ लीजिए। इस पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 में, और इस पार्टी की स्थापना की थी एक व्यक्ति ने जिनका नाम था काशी राम। तो काशी राम ने इस पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की थी। इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, ये बहुजन की बात करती है। किसकी बात करती है, बहुजन। इनका नाम ही है बहुजन समाज पार्टी। और ये बहुजन में किस किस को शामिल करते हैं, तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी। ठीक है, किसको शामिल करते हैं, माइनॉरिटी को शामिल करते हैं, यानी कि ये इनको समर्थन देने की बात करते हैं, इनको सपोर्ट करने की बात करते हैं। कौन कौन, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज को सपोर्ट करने की बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी, जिसकी स्थापना काशीराम जी के द्वारा की गई थी। आप याद रखिएगा। इस पार्टी का डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया में। कहां पर देखने को मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में काफी बड़े लेवल पर इस पार्टी का डोमिनेंस देखने को मिलेगा। और किस जगह देखने को मिलेगा, तो आप जानते हैं यूपी, एमपी, ठीक है, फिर आपका यूके, ठीक है, फिर आपका पंजाब, इन सारे रीजन में देखने को मिलेगा। और आजकल इसकी फेमस लीडर कौन है, तो इनकी लीडर है बहन जी मायावती। ठीक है, मायावती इसकी फेमस लीडर है, जो कि हाल में ही चुनाव हो रहे हैं यूपी में, जो कह रही है कि इनकी सरकार बनेगी और ये दलित पिछड़ों और उनके लिए काम करने का काम करेंगी, बहुजनों के लिए काम करेंगी, ये इनका मानना है। क्लियर हुई मेरी बात, आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, आगे देखिए। अब आती है आपके पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। समझने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा जानिए। इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1964 में। एक्चुअली क्या था, एक पार्टी है जिसका नाम है सीपीआई। अगली पार्टी आप यही पढ़ोगे। ये पार्टी बनी थी, सीपीआई जो ओनली है, वो 1925 में इसको बनाया था एमएन रॉय ने। किसने, एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने इसको बनाया था। अब यही सीपीआई डिवाइड हो गई 1964 में दो पार्ट में। एक पार्टी को नाम दिया गया सीपीआई और दूसरी जो बनी वो बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, यानी कि सीपीआईएम। आज जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है सीपीआईएम। अब इस पार्टी को कब बनाया गया, तो आपको मैंने बताया इसको बनाया गया 1964 में। कब, 1964 में। और इसका डोमिनेंस कहां देखने को मिलता है, केरला में इनकी गवर्नमेंट है अभी, वेस्ट बंगाल में और त्रिपुरा में इनका डोमिनेंस देखने को मिलता था। अब देखिए ये पार्टी किस आइडिया को सपोर्ट करती है, ये द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट मेनली सपोर्ट फार्मर्स, वर्कर्स, बैकवर्ड क्लासेस, इनको सपोर्ट करने का काम करती है। और ये नेशनल पार्टी है, काफी बड़े लेवल पर ये रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में कब बनाई गई, तो मैंने आपको बता दिया 1964 में ये सीपीआई से अलग हुई थी। और सीपीआई की स्थापना किसने की थी, तो वो भी आप जान चुके हैं, वो उसकी स्थापना की थी एमएन रॉय ने। अब आप आ जाइए, देखिए ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अभी मैंने बताया क्या थी। इट वाज फॉर्म्ड इन 1925 में इसको बनाया गया था। बिलीव इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, ये मार्क्स के आइडिया को, कार्ल मार्क्स थे, उनके आइडिया को प्रमोट करने का काम करती है, कार्ल मार्क्स के आइडिया को बढ़ाने का काम करती है ये पार्टी। और ये बेसिकली कम्युनिटेरियन सोसाइटी को, समाज में किसानों को, मजदूरों को हक की बात करते हैं। और इस पार्टी का नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला नंबर आता है आपका, वो किसका आता है, आप देखिए जरा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये ध्यान से सुनिए, ये पार्टी 1999 में बनी थी और ये पार्टी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर, जो आईएनसी आपने पढ़ी थी ना, उसी से अलग होकर बनी थी। और इसके लीडर कौन है, ये सर हैं, इनका नाम क्या है, शरद पवार सर हैं। शरद पवार जी के द्वारा, शरद पवार, ठीक है, शरद पवार के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी। कब, देखिए यहाँ पे, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन May 25, 1990 बाय शरद पवार, पीए संगमा एंड तारिक अनवर। इस पार्टी की स्थापना तीन लोगों ने मिलकर की थी, शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर जी के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा जब कांग्रेस से टूटकर ये बनी थी। और आजकल इनका डोमिनेंस कहां देखने को मिलता है, तो महाराष्ट्र वाले रीजन में इनका प्रभाव देखने को मिलता है। महाराष्ट्र, त्रिपुरा, इस रीजन में इनका काफी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा गोवा इस साइड देखने को मिलता है। याद रखिएगा इनके बारे में, ठीक है। चलिए आगे आए, अब आ जाइए ध्यान से अगला टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज मैं इसी टॉपिक तक रहूंगा, फिर उसके बाद आपको कल इसकी वीडियो, या सोच रहा हूँ कि अभी कर देते हैं, देखते हैं जैसा भी होगा। बड़ी वीडियो हो जाती है तो फिर आप लोग कहते हो कि अच्छा नहीं लगता, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो है आपने ही पढ़ना है। देखिए ये टाइम बहुत कम है आपके पास, 1 से 1.5 महीना है और पूरा कोर्स करवाना है आपको।
तो 1 से 1.5 महीने में थोड़ी सी बड़ी वीडियो आप सेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा। और हाँ, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपके पास मौका है, काश मत बोलिएगा, नहीं तो आप भाई 11th में पहुंचेंगे, कोई और अपने अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे तो क्या कहेंगे कि काश मैं थोड़ी मेहनत कर ली होती, काश थोड़ा सा पढ़ लिया होता। ऐसा नहीं, काश नहीं कहते हैं। काश जब याद आता है ना तो मुझे एक गालिब का शेर याद आता है। गालिब एक बहुत फेमस मिर्जा गालिब, उनका एक शेर है, मैं आपको सुनाता हूँ, तो आप चलिए सुना दूंगा क्या है वो शेर। देखिए, गालिब जब मर रहे थे तो कह रहे थे कि आज तो मैं मर रहा हूँ लेकिन मैं हमेशा आपको याद आऊंगा। तो उन्होंने कहा, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो आपको याद रखिएगा, गालिब की बात दिमाग में रखिएगा, कभी काश मत बोलना, क्योंकि अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे तो फिर बाद में काश बोलने का क्या मतलब है। इसलिए याद रखिए, गालिब क्या कहते हैं, हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है, हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। चलिए आगे आ जाते हैं टॉपिक पर। क्या है चैलेंज फेस बाय पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन से चैलेंज फेस कर रही है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात मैं समझा दूंगा सारे पॉइंट। पहला, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ डिसीजन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टेकन बाय सिंगल पर्सन। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी डिसीजन हैं वो कौन ले लेता है, एक परिवार के लोग ले लेते हैं, एक परिवार के लोग लेते हैं। वहां पर छोटे कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता है, छोटे नेताओं को मौका नहीं मिलता है। जैसे एग्जांपल, कांग्रेस गांधी परिवार, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव परिवार, आरजेडी लालू जी। तो क्या देखने को मिलता है, पहला चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन दी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, ये इनके डिसीजन कुछ टॉप नेता ले लेते हैं जहां पे छोटे कार्यकर्ताओं को मौका मिलता ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी में परिवारवाद देखने को मिलता है, भाई भतीजावाद देखने को मिलता है। पॉलिटिकल पार्टी अपनी टिकट किसको देती है, अपने परिवार के लोगों को ही देती है, और अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाने का काम करती है, अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाती है। जैसे आपने देखा होगा कांग्रेस में नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, पूरा परिवार चल रहा है। सेम ऐसे ही समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी, उनके बेटे अखिलेश यादव। तो ये चीजें देखने को मिल रही है। बच्चों 1 मिनट रुकना, हाँ मैं पहुंच रहा हूँ, बस पहुंच रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। समझ में आया मेरी बात, आगे बढ़ूं, चलिए आगे आते हैं। अगला, लीडर्स ऑन टॉप हैव मनी एंड मसल पावर। क्या मतलब है, पॉलिटिकल पार्टीज में मनी एंड मसल पावर का देखने को मिलता है। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी उन नेताओं को टिकट देती है जिनके पास पैसा होता है या जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल होता है, क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेता जल्दी से जीत जाते हैं। तो मनी और मसल पावर का बहुत बड़ी मात्रा में ये पॉलिटिकल पार्टी यूज करती है। ये तीसरी प्रॉब्लम है। चौथी प्रॉब्लम है, पार्टीज डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। पार्टीज मीनिंगफुल चॉइस प्रोवाइड नहीं कराती। क्यों, घुमा फिरा के वही पार्टी आपके देश में बीजेपी, कांग्रेस, ब्रिटेन में लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, घुमा फिरा के वही आता है। क्या कोई चॉइस मिल रही है, तो कोई चॉइस नहीं मिल रही है। तो दीज 4 मेजर challenges faced by political party. First, lack of internal democracy. lack of internal democracy देखने को मिलता है, डिसीजन सारे कुछ नेता ले लेते हैं। डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी कि परिवारवाद देखने को मिलता है, ज्यादातर सीटें परिवार को ही दी जाती हैं, चुनाव लड़ाने का काम परिवार को ही किया जाता है। लीडर ऑफ टॉप है, जो टॉप लीडर्स होते हैं वो मनी और मसल पावर का यूज करते हैं, और नो मीनिंगफुल चॉइस। ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हुई है? चलिए बताइए, समझ आया आपको? अगर समझ में आ रहा है तो चीजें सपोर्ट करनी है, तभी ये क्लास आगे बढ़ेगी, अन्यथा क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अगर कोई फायदा नहीं होगा तो फिर मेहनत तो बर्बाद जाएगी ना। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको, जिससे कि ये चैनल भी ग्रोथ करे, और उनको बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आगे आते हैं, चलिए अगला अब आती है, जब इतनी चैलेंजेस हैं तो प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। देख लेते हैं, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। तो देखिए, एफर्ट्स मेड टू रिफॉर्म पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। कौन कौन से एफर्ट्स लिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए, उनमें कुछ सुधार लाने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म किए गए हैं, जरा समझिए। देखिए जरा कौन कौन से रिफॉर्म। पहली चीज समझिए,
द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट डिफेक्शन। कई बार क्या होता था कि बहुत सारे नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे, तो सरकार ने क्या किया, 52 52वां संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और ये बोला कि अगर कोई नेता अपनी पार्टी को छोड़कर जाता है तो उसकी पोस्ट भी खाली मान ली जाएगी, यानी कि उसकी पोस्ट भी खत्म हो जाएगी। ये प्रोविजन किया गया, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो, अगर वो अपनी पोस्ट छोड़कर जाता है तो उसकी अपनी पार्टी छोड़कर जाता है तो उसकी पोस्ट भी उसे अपनी पोस्ट से भी रिजाइन देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, पार्टी के ऊपर कंट्रोल हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, द सुप्रीम कोर्ट पास सर्टेन ऑर्डर्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और ये बोला कि जितने भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हें एक क्या देना पड़ेगा, उन्हें अपना एक रिकॉर्ड देना पड़ेगा, उन्हें अपना एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा और उस एफिडेविट में बताना पड़ेगा कि उनके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं, क्या उन्होंने क्राइम किया है, कितना उनके पास पैसा है, उनके पास पूरी डिटेल उन्हें देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में ये आपको देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज, द इलेक्शन कमीशन ने भी कोई एक काम किया, क्या, पॉलिटिकल पार्टीज आर आस्क्ड टू फाइल देयर इनकम टैक्स। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपना इलेक्शन फाइल करें, इनकम टैक्स फाइल करें। अब ध्यान से सुनिए एक बार, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए और आप डायमेंशन के साथ लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा। और एग्जामिनर खुश होगा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देगा। इसलिए पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और क्या रोका गया, डिफेक्शन रोका गया, एक नेता दूसरी पार्टी में जाता है उसको रोका गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें बोला गया कि सबको अपने अपने पूरे डिटेल देने पड़ेंगे और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी क्या भरेगी, अपना इनकम टैक्स भरेगी, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीजें देखने को मिली। अब आप लास्ट आ जाइए, इसके अलावा क्या होना चाहिए, आपने देखा होगा आपके देश में कहने को वुमेन की संख्या आधी है लेकिन वुमेन को पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, तो ऐसे में वुमेन को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। कम से कम उनके लिए एटलीस्ट 1/3 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो या फिर हो राज्य विधानसभा या हो आपका विधानसभा, यानी कि विधानसभा स्टेट वाला दोनों में कम से कम 1/3 सीट रिजर्व होनी चाहिए वुमेन के लिए, जिससे कि वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन हो सके। तीसरी, नेक्स्ट, कंपल्सरी टू रेगुलेट इंटरनल डेमोक्रेसी। प्रत्येक पार्टी को ये इंश्योर किया जाए कि वो पार्टी रेगुलर क्या करे, अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी को सिक्योर करे, इंटरनल डेमोक्रेसी को बचाने की काम करे, उसको फॉलो करे, ये काम किया जाए। उसके बाद लास्ट में देयर शुड बी स्टेट फंडिंग। अब देखो, जो अमीर पार्टियां होती हैं, जो बड़ी पार्टियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, तो ऐसे में स्टेट फंडिंग हो ताकि छोटे कैंडिडेट और छोटी पार्टियों को मौका मिल सके। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये है, अगर हम इन सारी चीजों को करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है। आपको एक बार और मैं याद दिला देता हूं, क्या है यहाँ पे देखिए, ये तो जरूर याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बाद ये याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, और ये याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन ने कौन कौन सी चीजें की हैं। अगर आप इन चीजों को याद रखते हैं तो आसानी से आप नंबर अच्छे लेकर आएंगे और आपको काफी फायदा होगा। तो ये था आपका चैप्टर। मेरे कराने के बाद आप इसको एक बार सब्जेक्ट अपनी बुक में जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप इसको रिवाइज करिए अच्छे से। फिर मैं उसके आपको क्वेश्चंस भी दूंगा कल की क्लास में, जब नेक्स्ट क्लास लूंगा तब क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए और अच्छे से अपने नोट्स बनाकर इसको देखिए, ठीक है? चलिए चलें आगे, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपने शेयर नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए शेयर करिए जिससे कि ये चैनल ग्रोथ करे। ओके, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।